अच्छा, आप सब में से किसी को इतना नहीं पता तो पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस पे जनरली टाइम लिया जाता है और वाई एक्सिस में कुछ भी ले सकते हैं। और आपको पता है स्पीड में डिस्टेंस और टाइम होता है, तो वाई एक्सिस में क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लेंगे। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसके पैरेलल, जिसमें मैं टाइम को वाई एक्सिस में लूंगा, ठीक है ना। तो आपके पास दो ग्राफ है, ये ए और ये बी, और आपसे पूछा है किसकी स्पीड ज्यादा है, विच हैज मोर स्पीड, ए और बी। ये पूछ रहा है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना। हो सकता है आप सबको आता हो आंसर, लेकिन सुनो मैं क्या कह रहा हूं। देखो, इसको करने के मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा, दो या तीन तरीके, आप कोशिश करना इसे समझने की। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, मतलब ए और बी दोनों के लिए मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मैं मैथमेटिक्स को इन्वोक करा रहा हूं ताकि मेरा कंटेंट आसान हो पाए। क्या कहा मैंने, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं और तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। अब टाइम को कांस्टेंट कर दूं का क्या मतलब है, सुनने की कोशिश करना। मान लो मैंने टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली, और ये पर्टिकुलर वैल्यू बी के लिए भी ली और ए के लिए भी। तो मैं अगर इसे ऊपर की तरफ करता हूं, मैं अगर इसे ऊपर की तरफ करता हूं, तो देखते रहना क्या हो जाएगा। ये टाइम मैंने जो लिया टी, वो बी के लिए भी है, ए के लिए भी है। अब बी वाले को इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है और ए वाले को इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है। तो बी के लिए डिस्टेंस हो जाएगी इतनी और ए के लिए डिस्टेंस हो जाएगी इतनी। तो आपको देख के ही समझ आ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए इज मोर देन डिस्टेंस ऑफ बी। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ ए इज मोर देन स्पीड ऑफ बी। ये सबसे कन्वेंशनल तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। सबसे कन्वेंशनल का मतलब है एक ऐसा तरीका जो कभी गलत होगा ही नहीं। समझ आया? किसी को इसमें डाउट है? चलो, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है ना। दूसरा तरीका भी अच्छा है, लेकिन वही है ना कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेयर बढ़ाएंगे, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी और हमें ज्यादा चीजें याद करनी पड़ती चली जाएगी। दूसरी चीज समझना, अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल समझ लो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, पी बाई बी के बराबर होता है। ये सारी चीजें आपको बाद में नोट्स में ऐड करनी है, और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं लिखाऊंगा, ठीक है ना। टेन थीटा पी बाई बी होता है। अब सुनने की कोशिश करना, और टेन थीटा को हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं स्लोप, मतलब पी बाई बी को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो हमें क्या समझ आया कि अगर परपेंडिकुलर बाय बेस करना हो तो स्लोप आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की बात करता हूं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस है और टाइम हमारा बेस एक्सिस है। यानी कि स्पीड को आप स्लोप से भी रिलेट कर सकते हो, स्पीड को आप स्लोप से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। स्पीड को किससे रिलेट कर सकते हो, स्लोप से रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज पता चली कि मोर द स्लोप, मोर द स्लोप, मोर द स्पीड। अब देखो, मैं जब छोटा था ना तो मुझे स्लोप का फीलिंग नहीं आ पाता था कि स्लोप क्या होता है। मैं फीलिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपका एक छत है सबसे ऊपर, और उसके ऊपर यहाँ पे टंकी रखने के लिए एक वो जो एरिया बनाता है वो है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ एक सीढ़ी लगाना चाह रहे हो लोहे की। आपने सीढ़ी ऐसे लगाई और मैंने सीढ़ी ऐसे लगाई, ये बी है और ये ए है। तो आपको पता है ज्यादा आसान सीढ़ी बी वाली होगी, क्यों? क्योंकि इसमें चढ़ना आसान होगा और गिरने का भी डर कम होगा, क्योंकि इसका तिरछापन कम है। तो इसी तिरछेपन को हम स्लोप कहते हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से मैं कह सकता हूं ए हैज मोर स्लोप देन बी। तो स्लोप का मतलब ये होता है कि कौन कितना ज्यादा वर्टिकल है, मतलब कितना खड़ा ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है ना। जैसे मैं कह सकता हूं कि अगर आप लोग वैष्णो देवी जाते हो, ठीक है ना, तो आप अगर पैदल वाले रास्ते, दो रास्ते, एक तो सीढ़ी वाला और एक ऐसे पैदल पैदल वाला, मतलब दोनों ही पैदल है, घुमा के और सीढ़ी, तो मैं कह सकता हूं स्टेयर्स वाले रास्ते का स्लोप ज्यादा है एज कंपैरिजन टू पैदल वाला। स्लोप का मतलब, किसी को डाउट है स्लोप के मतलब में? चलो, तो स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ये एक नया तरीका है जो कि बहुत मजेदार है। अब आप मुझे देख के बताओ, ए और बी किसका स्लोप ज्यादा है? ए का।
तो बस स्पीड ऑफ ए इज मोर देन स्पीड ऑफ बी। आप कहोगे सर मुझे कन्वेंशनल में मजा नहीं आया, मुझे इसमें मजा आ गया, है ना। चलो पहले इस क्वेश्चन को लिखो, आंसर लिखो, फिर मैं 2 पॉइंट बताता हूँ वो लिखो, फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। फटाफट लिखो क्वेश्चन, विच हैज मोर स्पीड। सर एक मिनट बताइएगा कि ए का स्लोप कैसे ज्यादा है क्वेश्चन में। ये डायग्राम दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे बताया है। नहीं ये सर अंडरस्टूड है, ये क्वेश्चन वाला स्लोप समझ नहीं आया क्वेश्चन में, स्लोप कहाँ बने। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ इधर तो देखो, इस वाले में ए वाले का स्लोप ज्यादा है क्योंकि ए वाला ज्यादा वर्टिकल है, मतलब ज्यादा खड़ा है। अब आप मुझे बताओ ए वाला ज्यादा वर्टिकल सेंस में है, बी वाला ज्यादा वर्टिकल सेंस में है? सर ए वाला। तो बस ए का स्लोप ज्यादा है। यस सर। ठीक है, अब ये डायग्राम बनानी है, अब इसके बाद आंसर लिख लिया। अब लिखो, 2 पॉइंट लिखाता हूँ। नंबर 1 लिखो पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 में लिखो कि फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, calculating speed from the distance time graph, we make time constant and speed becomes directly proportional to distance. सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं रिपीट जब करता हूँ ना तो हो सकता है मेरी सेंटेंस पहले वाला ना हो, लेकिन सेंस वही रहेगा। क्या कहा मैंने? we make time constant and speed becomes directly proportional to distance. Speed becomes directly proportional to distance. Speed becomes directly proportional to distance. और बाकी आपको पता चल गया ऐसे ग्रेटर देन एसपी। पॉइंट नंबर 2 लिखो, speed can be calculated from the slope of the graph. Speed can also be calculated from the slope of graph. बाकी फिर लिखो मोर द स्लोप मोर द स्पीड। चलो हो गया, बाकी रिकॉर्डेड है सब, आप कभी भी देख सकते हो। अब मैं एक और क्वेश्चन फेंकता हूँ। अब मान लो आप में से कोई है, उसे लगा कि यार कन्वेंशनल तरीका तो काफी हेक्टिक है, मुझे स्लोप वाला तरीका बहुत मजेदार लग रहा है, ठीक है ना। चलो ये रहा, डिस्टेंस टाइम ए बी। अब मुझे बताओ, देख के बताओ, किसका स्लोप ज्यादा है ग्राफ का? सर बी का। गलत, स्लोप तो ए का ही ज्यादा है। सर टाइम तो ऊपर है ना उसका, लेकिन मैंने ये थोड़ा ना कहा कि टाइम बेस एक्सिस है, ये थोड़ा ना कहा ट्राइंगल के हिसाब से तो ए का ही स्लोप ज्यादा है। यस सर। ट्राइंगल के हिसाब से ए का स्लोप ज्यादा है, समझ आ रहा है? वो स्पीड के हिसाब से आप सही बता रहे हो, वो अलग चीज है, समझे? तो यहाँ पे आपका कन्वेंशनल अप्रोच बहुत मजेदार होता है। या फिर आप याद कर लो, क्या याद कर लो कि टाइम जब भी एक्स एक्सिस में होगा, ये सब आपको डील करना है, मैं तो सारा कर चुका हूँ। टाइम जब भी एक्स एक्सिस में होगा तो स्लोप ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, और टाइम जब भी वाई एक्सिस में होगा तो स्लोप ज्यादा तो स्पीड कम। इसका आंसर होगा स्पीड ऑफ बी इज मोर देन स्पीड ऑफ ए। मैंने आपको कन्वेंशनल से बचने का भी तरीका बता दिया। क्या तरीका बता दिया? कि जब भी टाइम एक्स एक्सिस में होगा तो हायर द स्लोप हायर द स्पीड,
और जब टाइम y एक्सिस में चला जाएगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा, स्लोअर द स्लोप, सॉरी लोअर द स्लोप स्लोअर द स्पीड। अब चाहे तो कन्वेंशनल अप्रोच देख लो, जो कि मैं तो कन्वेंशनल से ही करता हूँ। टाइम की एक वैल्यू फिक्स कर लिया आपने, ठीक है ना, ऐसे ही कर लो, यहाँ पे दोनों कटे, ठीक है ना, ये टाइम आपने फिक्स कर लिया t, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ a और ये हो गया डिस्टेंस ऑफ b, और आपको साफ दिख रहा है डिस्टेंस ऑफ b इज मोर देन डिस्टेंस ऑफ a। तो इसी तरीके से स्पीड ऑफ b इज मोर देन स्पीड ऑफ a। किसी को अभी भी डाउट है इसमें? नहीं है तो इस डायग्राम को बना लो और इसको लिख लो। ग्राफ के सारे कंटेंट आज करा दूंगा और उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन हो डेफिनेटली कर लोगे। और मैं भेज देता हूं आपको मॉड्यूल नंबर मोशन के 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। है राम, देखो एनसीईआरटी करनी है और उन क्वेश्चन को करना है, फिर बाकी 100 क्वेश्चन और दूंगा उन्हें करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इन्हें बार बार करना है, ठीक है। ये आपका स्पीड टाइम का ग्राफ हो गया। अब एक चीज मैंने आपको क्या कही थी, मैंने कहा था स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम सेंस कैरी करते हैं, बस एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। ये मैं पढ़ाऊंगा स्केलर वेक्टर अगले चैप्टर 4 में अच्छे से, ये मैंने बताया था। यानी कि जो रेशो या जो पैरामीटर या जो बिहेवियर स्पीड का चल रहा है वही बिहेवियर वेलोसिटी का चलता है। यानी कि अगर ग्राफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा तो आपसे अब क्या पूछा जाएगा, वेलोसिटी पूछा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ बी से, या वेलोसिटी ऑफ बी ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ ए से। और यहाँ पे भी आपको वही तरीका लगाना है जो स्पीड वाला तरीका है। तो यानी कि आपको मैंने कहा जैसे भी आप करना चाहो, कन्वेंशनल से करना चाहो कन्वेंशनल से कर दो, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट, आपकी इच्छा है। टाइम मैंने देखा स्लोप किसका ज्यादा है, ए का, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी। बस यही डिफरेंस होगा कि स्पीड वाले केस में ये डिस्टेंस होगा और वेलोसिटी वाले केस में ये डिस्प्लेसमेंट होगा। किसी को कोई डाउट है? चलो सर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है सर। हाँ सर, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं कह सर। रहा हूँ मैं ये ना स्पीड स्लोप वाला भी समझ आया? आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे ज्यादा हो रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा वो ज्यादा कैसे बता रहे हो आप, किस बिहाफ पे कि इतना ज्यादा है, वो प्लीज एक बार क्लियर कर देखो दीजिए। ऐसे, देखो ऐसे, आपकी पतंग ऐसे उड़ रही है, मेरी पतंग ऐसे उड़ रही है, किसकी पतंग को जी देखने के सर। लिए ज्यादा सर ऊपर करना पड़ेगा, ए और बी? सर आपकी वाली ए को। ए वाली को, तो बस ए का स्लोप ज्यादा जी है, सर। ओके थैंक यू सर, अंडरस्टूड। ठीक है। चलो आप कैसे भी करना चाहो, देखो पहले तो मैं कन्वेंशनल से बिलीव करता हूँ कि करो, लेकिन एक समय बाद आप डायरेक्ट से भी कर सकते हो, जैसे हम स्लोप वाले से कर रहे हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, आंसर आना चाहिए, सही आना चाहिए। आगे याद रखना, एक पॉइंट लिख लो नोट करके, फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पॉइंट नंबर वन, acceleration equal to slope of the graph. Point number 2, distance is equal to area of the graph. सर Distance is equal, हाँ बोलिए। सर मुझे प्लीज एक बार वो बता दीजिए, वो आपने अभी कहा था ना कि स्लोप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आपने अभी काइट का एग्जांपल लिया था ना, वो मुझे एक बार हाँ। समझ नहीं आ रहा, एक बार प्लीज बता ओके, कोई दीजिए। बता रहा हूँ, देखो क्या है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, आप 7th जी फ्लोर में रहते हो, मैं 14th फ्लोर में रहता हूँ, यहाँ से नीचे से एक जना देख रहा है, 7th को देखने के लिए उसे गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी, 14th को देखने के लिए ऐसे, तो किसको देखने के लिए ज्यादा गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी? 14th को। तो 14th का स्लोप ज्यादा है। अच्छा स्लोप का मतलब थैंक कितना यू। ऊंचा एंगल करके देखना पड़ेगा, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं, लेकिन वो सब मैथमेटिकल टर्म है, उसमें क्या पता ना। चलो याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी रहेगा, और ओहो एक्सेलरेशन दो चीजें पूछेगा, एक्सेलरेशन या डिस्टेंस, तो ये तरीका लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आपको कराता हूँ, हो सकता है आप सब में से बहुतों को आता हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सबके हिसाब से चलना है। वेलोसिटी टाइम,
टाइम एक्सिस, टाइम है सेकंड में और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। ये है 10, ये है 20, ये है 30 और ये है 10 ही 5 मान लो, चलो 5, ठीक है ना। ओके, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? पॉइंट नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राफ, एक्सेलरेशन। नंबर सेकंड रिटार्डेशन। नंबर थर्ड डिस्टेंस। नंबर 4 एक्सेलरेशन फॉर A to B। ये सब पूछ रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पूछी है, ठीक है। अब देखना, आपको हो सकता है आता हो, लेकिन मैं सबके हिसाब से करा रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में आपको बता चुका हूँ, दोनों का सेम सेंस होता है, बस एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। और मैं क्लियर कर चुका था, रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है, रिटार्डेशन में वेलोसिटी जो होती है वो कम हो रही होती है, और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। इसमें किसी को डाउट है? चलो अब, अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्लोप ऑफ द ग्राफ क्यों आया ये भी बता दूंगा अभी, ठीक है। वैसे तो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा, मुझे सारा पता है, ठीक है, क्योंकि बहुत आगे तक मैंने करा हुआ है चीजें। चलो चलो, अब देखो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज। अब ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस वेलोसिटी एक्सिस है। अब आप मुझे बताओ, कहां पे आपको ऐसा दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है? आपको दिख रहा है O2A, O2A दिख रहा है कि आपका वेलोसिटी इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कहां पे लाई कर रहा है? O2A लाइज कर रहा है। तो जब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप O से A वाला स्लोप निकालोगे, और स्लोप कैसे निकलता है? P/B। तो O2A परपेंडिकुलर कितना है? 5, और बेस कितना है? 10। तो ये हो गया 5/10, यानी कि 0.5 मीटर सेकंड -2। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो, बारी आती है रिटार्डेशन की। मैंने क्या कहा था? रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नहीं होता, बस नेगेटिव ही होती है। रिटार्डेशन को मैं सपोज R से लिख देता हूं। रिटार्डेशन निकालना है तो जहां वेलोसिटी कम हो रही है, आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी इस वाले रीजन में कम हो रही है। कहां पे कम हो रही है? B से C। तो आपको यहाँ का स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला तो वही होता है P/B। इसका परपेंडिकुलर कितना है? 5, और इसका बेस कितना है? 10। तो ये हो गया 5/10, तो हो गया 0.5 मीटर सेकंड -2। अब मैंने आपको क्या कहा था? अगर आप यहाँ रिटार्डेशन लिख रहे हो तो यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, और अगर आप इसे एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो माइनस का 0.5 लिखोगे, ताकि माइनस मुझे इंडिकेट करेगा कि ये रिटार्डेशन है। इसमें किसी को कोई डाउट? चलो, अब बारी आती है डिस्टेंस की। जब मुझे डिस्टेंस निकालना है, जब मुझे, अच्छा, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अभी भी याद आ गया। देखो, आपको ये जो छोटा सा एरिया जिसपे मैं लिख रहा हूँ, ये किताब का एक बचा हुआ एरिया है, लेकिन अब ये एरिया कितना खूबसूरत होता जा रहा है जैसे जैसे मैं इसमें कंसेप्ट डालते जा रहा हूँ। ऐसे ही क्या था, एक बार हम ना यूपीएससी की कोचिंग ले रहे थे, तो काफी देर बैठे रहे, तो क्या हुआ, टीचर आया नहीं, काफी देर हो गई, लेट हो गई। फिर भीड़ में से ना एक बहुत छोटी हाइट का आदमी, मतलब 4'5", 4'6" होगा, हद से हद, वो भीड़ में से जाके स्टेज में चला गया, और फिर उसने स्टार्ट किया इंग्लिश में कि आई एम योर टीचर, ये है वो है। हमें ना, जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, मुझे उनकी हाइट बढ़ती हुई दिख गई। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब चीजें मजेदार होती है। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है? एरिया। अब आप पे 3 चारे हैं, आप या तो इन तीनों का इंडिविजुअल एरिया निकाल दो, ये ट्राइंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, और उन तीनों के एरिया को ऐड कर दो, जो कि मैथमेटिक्स है। लेकिन मैं तो इसे ट्रेपीजियम के एरिया से कर दूंगा। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है मैं बता देता हूं, जिसको नहीं पता। मानो ये ए है, ये बी है, और ये हाइट है, तो ट्रेपीजियम का होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये ट्रेपीजियम का एरिया होता है। ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। और आप चाहो तो ट्रेपीजियम को तोड़ के, इसे भी तोड़ के, 2 ट्राइंगल एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी, एक तो ये वाली और एक नीचे वाली। ऊपर वाली पैरेलल साइड कितनी है 10 और नीचे वाली पैरेलल साइड कितनी है 30। 10 जमा 30 गुणा हाइट, हाइट कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 40 20 100 आ गया आंसर। तो डिस्टेंस आपके आ गई 100 मीटर। और आप लोगों को ये जब सॉल्व करोगे घर में तो आपको ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल करके भी सॉल्व करना और देखना है कि आपका आंसर मैच करता है या फिर नहीं। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो, अब वो आपसे कह रहा है कि ग्राफ में ऐसा कौन सा सॉरी ये तो मैं भूल गया ना। वो कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ ए टू बी। मैं आपको बता चुका था फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज 0। ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी होता है। अगर आपका v और u बराबर होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या आएगा 0। अगर आप a टू b रीजन की बात करें तो a टू b कांस्टेंट वेलोसिटी है 5 5 5 5 5, तो यानी कि a टू b में एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सारे पॉइंट क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? डिस्टेंस नहीं आ रहा है। डिस्टेंस आप किससे निकाल रहे हो? ये समझ नहीं आया जो मैंने कराया या आप अलग तरीके से समझ नहीं आ रहा है। ओके, समझ नहीं आ रहा, मैं कराया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या मैंने कहा था, डिस्टेंस होता है एरिया ऑफ ग्राफ। तो ये जो पूरा शेप बन रहा है, ये पूरा का पूरा शेप, मुझे इसका एरिया निकालना है। और ये शेप होती है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ये री ट्रेपीजियम ऊपर बना दी। और इस ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब देख लो, यही चीज मैंने यहाँ लगाई है क्या, कि 1/2 लिखा, पैरेलल साइड क्या होगी, ओहो पैरेलल साइड क्या होगी, एक तो ये वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। ऊपर वाली साइड कितनी है 10, क्योंकि 10 से 20 का कितने का डिफरेंस होता है 10 का। और नीचे वाली साइड कितनी है 30 और हाइट कितनी है 5। सर अगर हम उससे करेंगे रेक्टेंगल वाले फॉर्मूले से तो उसमें एक बार लेंथ और ब्रेथ बता दीजिएगा। ओके, बता देते, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैं इसे रेक्टेंगल से करता हूँ, ट्राइंगल रेक्टेंगल से, तो देखो कैसे करूंगा। पहले लिखूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो पहले वाले ट्राइंगल के लिए बेस हो जाएगा 10, हाइट हो जाएगी 5, प्लस रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो जाएगी 10, ब्रेथ हो जाएगी 5, प्लस दूसरे वाले ट्राइंगल का भी 10 गुणा 5, तो ये देगा 25, ये भी देगा 25, वो देगा 50, तो आंसर आ गया 100। सर मुझे ना लेंथ ब्रेथ लेना ही नहीं आया। अभी भी नहीं आया जो मैंने बता दिया। ये समझ आया? बताओ दोबारा। नहीं सर। नहीं मतलब समझ नहीं आया है, दोबारा नहीं बताना। सर आ गया ओके गुड। तो ये क्वेश्चन है आपका, रिकॉर्डेड है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है ना? ठीक है, एक मिनट, रिकॉर्डेड है कि नहीं? हाँ रिकॉर्डेड है, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूँ ऐसा ही, ताकि आप लोग मुझे करके बताओ और फिर आपको ग्राफ आज मैं कंप्लीट करा दूंगा और क्वेश्चन दे दूंगा। और आपने वो 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 60 45 भी हो सकता है, 50 भी 60 भी, अब बिल्कुल नाप तोल के नहीं रख रहा बनी।